हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मास्टरमाइंड ट्यूशन के आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह है बच्चों कोम्पल भागवान, जो कक्षा 3 में पढ़ाई जाने वाली हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। इस पुस्तक का बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग पहुंच गए बच्चों कोम्पल भाग 1 के लेसन 3 में। पाठ का नाम है बच्चों मेरा गांव, जिसको हम लोग आज पढ़ने और समझने वाले हैं। यह पाठ बच्चों एक कविता है, ठीक है। कविता का नाम है मेरा गांव। तो चलिए हम इसे पढ़ते और समझते हैं। आना मेरे गांव में, नदी किनारे गांव है मेरा, बैठ के आना नाव में, मोटर गाड़ी भी चलती है अब पूरी रफ्तार में। देखो बच्चों कितना सुंदर लाइन लिखा हुआ है कि आना मेरे गांव में, नदी किनारे गांव है मेरा, बैठ के आना नाव में। बच्चों जिस गांव का जिक्र हो रहा है वह गांव क्या है, नदी के किनारे है, और वहां पर आने के लिए नाव में बैठ के आया जाता है। मोटर गाड़ी भी चलती है अब पूरी रफ्तार में। लेकिन गांव का विकास जैसे जैसे हुआ है, वहां पर सड़कें बनी हैं और मोटर गाड़ियां जो है वह अब पूरी रफ्तार में जोरों शोरों से चला करती है। चुन्नू मुन्नू मुनिया खेले अमराई की छाँव में, सभी लोग मिलकर रहते हैं रहे नहीं अलगाव में। पहले पंक्तियों में बच्चों गांव के भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि गांव एक नदी के किनारे है। गांव में आने जाने का जो व्यवस्था है वह नाव है, लेकिन समय के साथ साथ वहां पे विकास हुआ है और रास्ते बने हैं और मोटर गाड़ियां जो है जोर शोरों से चला करती है। दूसरे लाइनों में बच्चों बताया गया है कि चुन्नू मुन्नू मुनिया खेले अमराई की छाँव में। अमराई का मतलब होता है बच्चों आम का बगीचा, यानी कि उस गांव में आम का बगीचा भी है, ठीक है। और उस बगीचे में चुन्नू मुन्नू मुनिया यानी कि उस गांव के बच्चे लोग अमराई के छाँव में यानी कि बगीचे में खेलते हैं। सभी लोग मिलकर रहते हैं रहे नहीं अलगाव में। उस गांव के सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाते हैं, यानी कि सभी लोग मिलकर रहते हैं रहे नहीं अलगाव में। अलगाव का मतलब होता है बच्चों अलग होना, यानी कि गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर रहते, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनकर रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पंक्तियाँ है बच्चों, यहाँ न कोई हाट सिनेमा, घूमे खेत बगान में, जब जाते हैं खेत घूमने मिट्टी लगती पाँव में। कितना सुंदर बच्चों प्राकृतिक वर्णन किया गया है गाँव का कि यहाँ न कोई हाट सिनेमा। वह जो गांव है, जिस गांव का जिक्र इसमें किया गया है, वहां पर ना कोई बाजार है, ना कोई सिनेमा घर है, ना विकसित शहर नहीं है। लोग जो है घूमने फिरने खेतों में बाग बगीचों में जाया करते हैं। जब जाते हैं खेत घूमने मिट्टी लगती पाँव में। और जब भी लोग खेतों में घूमने जाते, बाग बगीचे में जाते हैं, तो उनके पाँव में मिट्टी लगती है, और यह जो है मिट्टी प्राकृतिक से जुड़े रहने का एक एहसास बनाती है, ठीक है। आप सभी भी जब भी बगीचे में या खेत में घूमने जाया करो तो पैदल जाया करो, खाली पैर जाया करो। जब पैरों में मिट्टी लगती है और ओस के बूंदे पैरों को छूती है तो हमें काफ़ी अधिक स्वास्थ्य का लाभ भी होता है, ठीक है। जैसा कि चित्र में बताया गया, देखिए बच्चे बाग बगीचे में खेल रहे हैं। यहाँ पर एक चौपाल लगा हुआ है, यानी कि वह जगह जहाँ पर 2-3 व्यक्ति
हमेशा रहते हैं और बातचीत किसी न किसी विषय पर चलती रहती है। यहाँ पर पंचायत भवन है। और ये क्या है बच्चों? डॉगी है, डॉगी। ठीक है। और ये तालाब का चित्र है जिसके विषय में हम आगे बताएंगे। चलिए अगला पंक्तियों को देखते हैं। भीड़ भाड़ और शोर शराबा होता कहीं न गांव में, मचती उस दिन धमा चौकड़ी मेला हो जब गांव में। इस कविता में बच्चों गाँवों का काफ़ी सुंदर वर्णन किया गया है। गाँवों के विषय में बताया गया है, जो अक्सर गाँव में जिन सब चीज़ों का बहुयता होता है, पाया जाता है। गांव क्यों सुंदर होता है, इस चीज़ को बताया गया है। इस लाइन में बच्चों कहा गया है कि भीड़ भाड़ और शोर शराबा होता कहीं न गांव में। गांव का मौसम काफ़ी सुहाना होता है, भीड़ भाड़ कम होता है, प्राकृतिक का छांव होता है, लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। शहरों जैसा भीड़ भाड़ गाँव में नहीं होता है। अगला लाइन कह रहा है, मचती उस दिन धमा चौकड़ी मेला हो जब गांव में। गांव में जब भी मेला लगा करते हैं तो धमा चौकड़ी का मतलब होता है बच्चों धम मचाना, यानी कि बच्चे काफ़ी उमंग में होते हैं, वे काफ़ी खेलते कूदते हैं, झूला पर झूलते हैं, यानी कि काफ़ी मनोरंजन करते हैं। ठीक है। इस लाइन का कहने का मतलब यह है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी लगे गांव में मेला, आना मेरे गांव में, आना मेरे गांव में साथी, आना प्यारे गांव में। यह पंक्तियां कविता का अंतिम पंक्तियां है बच्चों। इन पंक्तियों में कहा गया है कि जब भी लगे गांव में मेला, आना मेरे गांव में। गांव के जो बच्चे हैं या यह कविता जो है गांव की ओर आने का आग्रह कर रहे हैं कि जब भी गांव में मेला लगे तो गांव में ज़रूर आना, क्योंकि आजकल की जो परिस्थिति है बच्चों, लोग तेज़ी से शहरों की ओर भाग रहे हैं। लेकिन फिर भी इस कविता के माध्यम से कवि का यह संकेत है कि जब भी गांव में मेला लगे तो शहर से मेला घूमने अपने गांव जरूर आया करे। आना मेरे गांव में साथी, आना प्यारे गांव में। गांव में जरूर आना, जरूर घूमना। गांव काफ़ी प्यारा होता है। इस चीज़ को इन पंक्तियों में कहा गया है। बच्चों इस कविता के जो लेखक है वह पाठ्य पुस्तक विकास समिति है, यानी कि जिन लोगों ने किताब को बनाया है उन्हीं समिति के सदस्यों द्वारा इस कविता को लिखा गया, जो काफ़ी प्यारा कविता है और गाँवों के विषय में काफ़ी सुंदर वर्णन करता है। बच्चों कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और यह कविता गांव से संबंधित है, इसलिए काफ़ी यह दिल को छूने वाली है। तो यहाँ पर कविता समाप्त होती है बच्चों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, क्लास में बने रहिएगा। आगे बहुत कुछ आपसे बातचीत करनी है। अभी आगे बच्चों शब्दार्थ दिया गया है जो हेल्प करेगा आपको कविता का अर्थ समझने में। अमराई जो हम बताए कि आम का बगीचा होता है। पड़ाव का मतलब होता है ठहरने का स्थान। अलगाव का मतलब होता है अलग होना। और धमा चौकड़ी का मतलब होता है बच्चों उधम मचाना, यानी कि उत्पात मचाना। यानी मेला के दिन बच्चे किसी की बात नहीं मानते, अपना मनोरंजन करते ही हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं उधम मचाना या धमा चौकड़ी। ठीक है, आगे बच्चों अभ्यास है जिसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा गया बच्चों आइए बातचीत करें। कौन नंबर है आपके गांव का, क्या नाम है? तो आपके गांव का जो भी नाम है बच्चों इसमें लिखना है। मेरे गांव का नाम यह है। ठीक है। ख नंबर है आपको अपने गांव में क्या अच्छा लगता है। आपके गांव में जो चीज़ आपको अच्छा लगता है उस चीज़ को यहाँ पर लिखना है। अपने गांव या शहर के आसपास की नदी, तालाब या झील का नाम बताएं, यानी कि गांव से संबंधित प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप लिख दीजिएगा। ठीक है। दूसरा नंबर में कह रहा है पाठ में वर्णित गांव के बारे में नीचे कुछ बातें लिखी गई, उनमें कुछ सही है तथा कुछ गलत है। उन्हें पढ़कर सामने दिए गए पुस्तक में सही या गलत लिखे। ठीक है, यानी कि कविता हम लोग को पढ़ना है और कविता में जो चीज़ सही दिया गया है उसको सही करना है और जो चीज़ कविता में नहीं दिया गया उस चीज़ को गलत करना है। ठीक है। जैसे देखिए कौन नंबर है गांव तक सड़क बनी हुई है, तो हाँ बनी हुई है।
ख नंबर है गांव नदी के किनारे है, यह भी सही है। ग नंबर है गांव में सिनेमा हॉल है, तो यह बात गलत है। गांव में बागान नहीं मिलता, यह भी बात गलत है, मिलता है। अंग नंबर है गांव में मेला लगता है, तो यह बात सही है। तो 3 बातें सही दी गई है और 2 बातें गलत दी गई है। अगला नंबर है बच्चों, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। ठीक है, गांव का मतलब होता है पैर, उसी तरह से बागान का मतलब होता है बगीचा, छांव का मतलब होता है छाया और पड़ाव का मतलब होता है ठहराव। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में कह रहा है बच्चों कि दिए गए शब्दों के आगे समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। यानी कि ध्वनि बोलते उच्चारण को जिस तरह से, जैसे हम समझाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। कौन नंबर है नाव, नाव का हो जाएगा छाव, पाँव, गांव। ठीक है, काम का हो जाएगा नाम, धाम, जाम। यानी कि जैसे बोल रहे हैं एक शब्द को उसी तरह से दूसरा मिलता जुलता शब्द को लिखना है। शहर का हो जाएगा पहर, बहर, लहर। चल का हो जाएगा जल, मल, कल। जब का हो जाएगा तब, अब, लब। आना का हो जाएगा जाना, खाना, माना। ठीक है, इसी तरह से मिलते जुलते शब्दों को हम लोग को लिख लेना। ठीक है, 5वां नंबर कह रहा है अपने दोस्तों के नाम बताइए। तो बच्चों आप सभी के मित्र होंगे, यानी दोस्त होंगे, जिसको इंग्लिश में फ्रेंड्स बोलते हैं, उन लोगों का नाम लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज बताया गया है कि आपके दोस्तों के नाम भी संज्ञा के ही उदाहरण है। ठीक है, किंतु जब आप इसमें से कोई एक नाम लेते हैं तो कोई एक खास दोस्त ही आता है, आपके सभी दोस्त नहीं। इसी प्रकार गांव, शहर, प्रांत, देश का नाम भी उस स्थान का नाम का बोध होता। अतः जिस नाम में किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, रहीम, बिहार इत्यादि। यानी कि इसमें व्याकरण से संबंधित बात को समझाया गया बच्चों, जिसमें कहा गया है कि जो नाम जो भी हम लोग बुलाते हैं वह क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। ठीक है, और लेकिन उस संज्ञा में जो खास जो नाम होते हैं, जैसे पटना, आपके दोस्त का नाम, यह सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला नंबर कह रहा है बच्चों, कौन सा पेड़ आपको अच्छा लगता है और क्यों। उस पेड़ का नाम बताना है जो आपको अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है उस पेड़ का नाम बताना है। ठीक है, जैसे हो गया आम। ठीक है, और आम हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आम फलों का राजा है और वह खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। 7 नंबर है अपने शिक्षक एवं बड़े बुजुर्गों से पूछकर पता करें कि गांव में पहले के समय में किसी काम के लिए क्या क्या साधन थे और अभी के समय में क्या क्या साधन है। बच्चों अपने बड़ों से बात करनी है। ठीक है, जैसे आपके पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, उनसे पता करना है कि जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में पहले के समय में क्या क्या सुविधाएं थी और अभी के समय में क्या क्या सुविधाएं थी। उसका कुछ लिस्ट भी दिया गया जिसे हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया खेती के काम के लिए, तो पहले के समय में कौन कौन से औजार थे, क्या व्यवस्था थी वह लिख लेना है, और अभी के समय में जो आप देख रहे हैं व्यवस्था वो लिख लेना है। जैसे पहले के समय में लोग प्राचीन तरीके से खेती करते थे, हंसुआ, हल, कुदाल, बैल से खेती होता था। ठीक है, और अभी के समय में ट्रैक्टर से या आधुनिक मशीन से खेती होता है। इसी तरह से लिख लेना है पानी निकलने के लिए क्या क्या व्यवस्था थी और आज क्या क्या साधन है, व्यवस्था है। आने जाने के लिए पहले कौन कौन सी व्यवस्था थे और अब कौन कौन सी व्यवस्था है। ठीक है, और रहने के लिए पहले गांव में कौन कौन सी व्यवस्था थी और अब कौन कौन सी व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बच्चों पाठ 4 है जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि यह वीडियो का तीसरा भाग है। हम लोग वीडियो के चौथे भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ 4 बब्बन बंदर। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने एक पाठ को पढ़ लिया है और 2 पाठ को पढ़ लिया है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी जाकर देख ले और अपने ज्ञान को मजबूत करें।
बच्चों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर आने वाले प्रतिदिन जीके के प्रश्नों को आप सोल्व कीजिए। मैं देखता हूं कि काफ़ी लोग जो है गलत आंसर करते हैं, तो गलत नहीं बल्कि सही आंसर करने का प्रयास करें। अगर गलत आंसर हो भी जाता है तो उसके सही आंसर को याद कर ले, ठीक है। जीके जो है सो कि प्रतिदिन सुबह के 3 बजे और शाम के 3 बजे आया करता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।